नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किए जाते हैं तो सेक्शन 194R के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है। इसके लिए पहले ही सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी किए थे कि टीडीएस किस प्रकार काटना है। अब सीबीडीटी के द्वारा एक और सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि कुछ और प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सर्कुलर को। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 194R इंसर्ट किया गया था 1 जुलाई 2022 से, जिसके द्वारा के बताया गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि इंडिया का रेजिडेंट है तो उस केस में उसे 10% टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है, भले ही ये अमाउंट कन्वर्टेबल हो मनी में या फिर आप इन काइंड प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है यदि एग्रीगेट वैल्यू बेनिफिट की पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार उन व्यक्तियों को टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है जो कि इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं और जिनकी टोटल सेल या ग्रोस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है या प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, इस केस में सीबीडीटी गाइडलाइन जारी कर सकती है यदि डिफ़िकल्टी आती है किसी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने में। दोस्तों, इससे पहले सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर नंबर 12/2022 इशू किया गया था जिसमें कि कुछ प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया था सेक्शन 194R से रिलेटेड, लेकिन अब कुछ और क्लैरिफिकेशंस मांगी गई थी स्टेक होल्डर के द्वारा, इसलिए ये नया सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, जो पहले सर्कुलर जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि यदि लोन सेटलमेंट या फिर वेवर किया जाता है बैंक के द्वारा तो उस केस में भी उसे बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा, जिसकी वजह से कि इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाती थी। अब यदि ये वन टाइम लोन की सेटलमेंट की जाएगी बोरोवर के साथ या वेवर किया जाएगा लोन का सेटलमेंट पे पहुंचने के लिए तो उस केस में इसे बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा और इस केस में सेक्शन 194R की जो प्रोविज़न वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। नीचे दिए गए केस में यदि ये जो सेटलमेंट की जा रही है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या पब्लिक कंपनी के द्वारा जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस या कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है उसके द्वारा बोरोवर के साथ सेटलमेंट की जाती हैं या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो ये टैक्सेबिलिटी होगी सेटलमेंट या फिर वेवर की बेनिफिशियरी के हैंड में, उसके लिए जो इनकम टैक्स की प्रोविज़न है वही एप्लीकेबल होंगी। ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ सेक्शन 194R के लिए दी गई है। इस प्रकार अब यदि सेटलमेंट या वेवर किया जाएगा लोन अमाउंट का तो उसे बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जो पिछला सर्कुलर 12/2022 इशू किया गया था उसमें बताया गया था कि यदि सर्विस प्रोवाइडर कोई एक्सपेंसेस इनकर करता है जिसे कि सर्विस रिसिपिएंट रिम्बर्स कर देता है और बिल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के नाम से है कि सर्विस रिसिपिएंट के नाम से नहीं है तो उस केस में जो टीडीएस है सेक्शन 194R के अंतर्गत वो कटेगा। तो इसकी जस्टिफिकेशन मांगी गई थी किस प्रकार है। दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंसेस इनकर करता है जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति रिम्बर्स करता है तो उसे बेनिफिट या परक्विजिट माना गया है, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो अपने नाम से बिल लेता है तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता है, लेकिन यदि यही बिल सर्विस रिसिपिएंट के नाम से आता तो इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस रिसिपिएंट को मिलता ना कि सर्विस प्रोवाइडर को, इसलिए इसे बेनिफिट और परक्विजिट कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद सीबीडीटी को पता चला था कि यदि प्योर एजेंट के तौर पे कोई एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं तो उसे जीएसटी में एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन प्योर एजेंट की कुछ कंडीशन है जैसे कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस रिसिपिएंट के साथ कि वो एज ए प्योर एजेंट काम करेगा और उसके बिहाफ पे कुछ एक्सपेंसेस या कॉस्ट इनकर करेगा।
इस केस में जो प्योर एजेंट होता है वो टाइटल गुड्स या सर्विस का होल्ड नहीं करता है, बल्कि वो रिसिपिएंट के बिहाफ पे सप्लाई लेता है। वो गुड्स या फिर सर्विस को अपने लिए यूज़ नहीं करता है। वो जो अमाउंट रिसीव करता है उसके अलावा सिर्फ जो एक्चुअल अमाउंट होता है गुड्स या सर्विस को प्रोक्योर करने का वही रिसीव करता है। तो जीएसटी की वैल्यूएशन रूल में भी ये बताया गया है कि दिया जब प्योर एजेंट कोई सप्लाई ली गई है तो उसे वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके लिए कंडीशंस हैं, जैसे कि सप्लायर प्योर एजेंट की तरह काम करे, जब वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करे, जो पेमेंट करता है प्योर एजेंट वो रिसिपिएंट के बिहाफ पे करता है और इसके लिए इनवॉइस में भी सेपरेटली इंडिकेट करता है। जो सप्लाई प्योर एजेंट के द्वारा प्रोक्योर की गई है वो एडिशन टू द सप्लाई होती है जो कि वो अपने अकाउंट पे लेता है। इसलिए यदि ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जीएसटी में इसे इंक्लूड नहीं किया जाता, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार यदि प्योर एजेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसे बेनिफिट एंड परक्विजिट नहीं माना जाएगा। तो भले ही अमाउंट रिसिपिएंट के द्वारा रिम्बर्स किया जा रहा है तो सेक्शन 194R का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सीबीडीटी के द्वारा पहले सर्कुलर नंबर 715 इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि सेक्शन 194C या 194J के अंतर्गत टीडीएस काटना है तो ग्रोस अमाउंट पे काटना है इंक्लूडिंग रिम्बर्समेंट। इस प्रकार यदि कोई कंपनी किसी सर्विस फीस के लिए पेमेंट करती है जहाँ पे कि सेक्शन 194J के अंतर्गत सर्विस फीस और आउट ऑफ द पॉकेट दोनों ही एक्सपेंसेस पे टीडीएस काट लिया गया है, तो क्या सेक्शन 194R के अंतर्गत सेपरेटली टीडीएस काटना होगा। इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 194C और 194J के अंतर्गत यदि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस और फीस अमाउंट पे यानी कि टोटल अमाउंट जो कंसिडरेशन का चार्ज किया गया है बिल में उसके ऊपर यदि टीडीएस काट लिया गया है तो सेक्शन 194R के अंतर्गत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर नंबर 12/2022 जारी किया गया था उसमें डीलर के जो एक्सपेंसेस हैं कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड उसके बारे में बताया गया था। तो क्या ज़रूरी है कि सभी डीलर को कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया जाए। यदि डीलर एक दिन पहले आ जाते हैं या एक दिन बाद जाते हैं तो क्या इससे भी बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा। और यदि ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी डीलर को इनवाइट किया जाए बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, तो जो अमाउंट है उसे बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि डीलर एक दिन पहले आ जाते हैं एक दिन बाद जाते हैं कॉन्फ्रेंस के तो उसे बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा। यदि वो ओवर स्टे करते हैं तो ही उसे बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा। यदि एज ए ग्रुप जो डीलर को कोई एक्टिविटी की जाती है तो उस केस में रीज़नेबल बेसिस पे ये एक्सपेंसेस उन्हें अपोर्शन करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी दी गई है कि इस केस में जो एसएससी है वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम नहीं करेगा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो उस केस में सेक्शन 194R जो है की जो प्रोविज़न है यानी कि टीडीएस की वो एप्लीकेबल नहीं होंगी यदि एज ए ग्रुप कोई एक्सपेंसेस किया गया है। यदि कोई कंपनी किसी डीलर को मान लीजिए कोई कार गिफ्ट करती है जिसपे कि सेक्शन 194R के अंतर्गत बेनिफिट मानते हुए इस पर टीडीएस भी काट लेती है, तो डीलर भी यदि इस कार को बिजनेस के लिए यूज़ करता है क्या वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि यदि कंपनी ए के द्वारा टीडीएस काट लिया गया है डीलर बी का और डीलर बी के द्वारा इसे अपनी इनकम दिखाया गया है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में ये जो अमाउंट होगा वो एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी डीलर की और इस केस में वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। क्या किसी एम्बेसी हाई कमीशन को भी टीडीएस काटना होगा सेक्शन 194R के अंतर्गत। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 194R के अंतर्गत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 के अंतर्गत कवर्ड है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एग्जम्प्ट है पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, इनके लिए टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी।
यदि कोई बोनस शेयर या राइट शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, क्या उस केस में टीडीएस कटेगा? सेक्शन 194 के अंतर्गत इसे क्लैरिफाई किया है सीबीडीटी ने कि जब बोनस शेयर सभी शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं उस कंपनी में जिसमें कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, तो जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू होती है ओनरशिप की वो चेंज नहीं होती है और इस केस में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि राइट शेयर इशू किए जाते हैं उस कंपनी में जहां पे कि पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा सेक्शन 194 के अंतर्गत। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।